नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हम बात करेंगे कि जो ये मई जून का महीना रहेगा, ये 2 महीने हैं, इसमें एक कार्य जो किसानों को जरूर भी करना चाहिए उसकी बात करेंगे। देखिए, अब गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। इसके बाद जब अगली फसल लगेगी, खरीफ की कोई फसल, तो किसानों के पास समय होता है। इस समय का हमें भरपूर प्रयोग करना चाहिए, कुछ काम निपटा लेना चाहिए। इसमें एक कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा मैं, जिसको जरूर भी करना चाहिए, दूसरे कार्य भी है कुछ 2-3 और जो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये ऐसा कार्य है कि जो हमें जरूर भी करना चाहिए, और ये है खेत की लेवलिंग। ज्यादातर किसान भाइयों को लेवलिंग के जो फायदे हैं उनका पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, अब जिन भाइयों को अगली फसल लगानी है, मान लो जैसे धान गेहूं फसल चल रही है, अगली फसल लगानी है, तो ये लगभग 2 महीने उनके पास खाली है और जमीन खाली रहेगी। लेकिन जिन किसान भाइयों को हरी खाद या मूंग की खेती करनी है वो भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इनसे पहले इस बात का ध्यान रखें जो लेवलिंग का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका आपको पूरे साल फायदा मिलने वाला है। देखिए, पहला फायदा इसका ये है कि कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ आपकी पैदावार बढ़ जाती है। जैसे धान गेहूं जैसी फसलें हैं, और गन्ने जैसी फसल में ये लाभ और भी ज्यादा हो जाता है। दूसरा इसका लाभ यह है कि हमारी पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय के लिए हमें पानी की बचत करनी ही होगी। तीसरा है, जिन ट्यूबवेल्स में नमक की मात्रा अधिक है, और हरियाणा में लगभग 70% भूमिगत जल है, जो ट्यूबवेल का पानी है उसमें थोड़े या अधिक नमक की मात्रा मौजूद रहती है। और पंजाब का भी कुछ एरिया ऐसा है, जैसे मालवा रीजन और उसके आसपास का रीजन, वहां पर भी नमक की मात्रा अधिक रहती है, जिससे फसलों की बढ़वार और पैदावार दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो जब हम सिंचाई देते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां नमक की मात्रा रहती है, तो पानी के बाद फसल पीली होने लगती है। विशेष तौर पे गेहूं में ये शिकायत आती है कि जब पहली सिंचाई देते हैं तो गेहूं पीली पड़ जाती है। तो उसमें नमक होने की वजह से अगर हम ज्यादा भारी सिंचाई लगाएंगे तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर खेत समतल है तो उसमें थोड़ा पानी कम समय में लग जाएगा और उसमें इसकी समस्या कम रहेगी। चौथा क्या है कि जो खेत समतल होंगे उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। जैसा आप देखते हैं कि कोई सी फसल आपकी, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, या यहां तक गन्ना है, या दूसरी फसलें हैं, मक्का वगैरह, आप देखेंगे कि कीड़े और बीमारी उन खेतों में उन पैचेस से शुरू होते हैं, उन स्ट्रिप से शुरू होते हैं, यानी कि पट्टियां आ जाते हैं। कई बार जो खाद डालते हैं हम, तो उसमें या कुछ स्थान ऐसे होते हैं खेत में, रड़ियां होती हैं जहां फसल का ज्यादा गहरा हरा रंग होता है, फसल नरम होती है, तो वहां से ही कीड़े और बीमारियों की खेत में शुरुआत होती है, और उसके बाद ही ये कीड़े और बीमारियां सारे खेत में फैल जाते हैं। तो अगर खेत समतल है तो आमतौर पे सारे खेत में ही एक जैसा एक बढ़वार रहती है, और उसमें जैसे मैं आपका धान का एग्जांपल लूं, तो जहां खेत नीचा होता है, जहां नीची रड़ियां होती हैं, वहां पर पानी लगातार खड़ा रहता है। जैसे आपने मान लो रोपाई की है, तो वहां पानी खड़ा रहता है, और वहां जो पौधे होते हैं कुछ तो मर जाते हैं, पौधे भी थोड़े रह जाते हैं, वहां ज्यादा झील होने की वजह से, डिप्रेशन होने की वजह से। तो उसकी वजह से वहां उन रड़ियों में जो फसल है, धान के पौधे हैं, उनका रंग गहरा हरा हो जाता है, और वहीं से ही कीड़े और बीमारियों की शुरुआत होती है खेत में, और उसके बाद दूसरे कीड़े और बीमारियां भी खेत में बढ़ने लगते हैं। और पांचवा क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक तो मैंने बताया नमक का प्रबंधन, दूसरा महत्वपूर्ण इशू रहता है सभी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, विशेष तौर पे धान और गेहूं की फसलों में, गेहूं की फसल इसमें और भी ज्यादा सेंसिटिव है। तो खरपतवार नियंत्रण और नमक की मात्रा को कंट्रोल में करने के लिए पूरे साल कोई ना कोई क्रिया करते रहना पड़ता है। देखिए, अब जैसे आपका गेहूं कट जाएगा,
गेहूं में मुख्य समस्या रहती है मंडूसी की, गुली डंडा की, फाइलेरिस माइनर की। अब इसका जो बीज है खेत में झड़ जाएगा आपका, और ये बीज अब आप जब धान की फसल की रोपाई करेंगे तो ये बीज खेत में बना रहता है। अब निर्भर करता है कि ये बीज खेत में कहां पड़ा रहता है, और अगर ये बीज ऊपर ही पड़ा रहता है खेत में तो इसका जमाव विशेष तौर पे आप जब गेहूं की फसल लेंगे, अगर ये बीज ऊपर ही पड़ा है तो इसका जमाव ज्यादा होता है, क्योंकि मंडूसी का बीज या गुली डंडा का बीज या कोई भी खरपतवार है बहुत छोटा बीज होता है, और ये छोटा बीज जब खेत आपका समतल नहीं होता है, लेवल नहीं होता है, तो जब आप खेत में अब पाड़े काटेंगे, आप कद्दू करेंगे धान की जैसे रुपाई करने के लिए, कद्दू करेंगे तो जहां जहां खेत में नीचा है, डिप्रेशन है, वहां ज्यादा पानी भर जाता है, और पूरे खेत में कहीं मिट्टी दिखाई देती रहती है, कहीं ज्यादा पानी भर जाता है। उससे क्या होता है, जब आप कद्दू करेंगे खेत में पाड़े काटेंगे तो उसमें जो अड़का बीज है वो ऊपर आ जाता है सीविंग इफेक्ट से, यानी कि छण करके वो बीज ऊपर आ जाता है और ऊपर की सतह में आ जाता है। और जो बीज ऊपर की सतह में आ जाता है वो सबसे पहले जमता है, क्योंकि जो छोटा बीज है, जो बारीक बीज है, हल्का बीज है, ये अगर गहराई में चला जाता है, 1 इंच से गहरा चला जाता है, तो इसका जमाव बहुत ही कम होता है। चाहे कोई फसल है, चाहे आपकी धान की फसल है, इसमें मस्टा या बल्टा है, सामक है, या आपकी गेहूं की फसल है, इसमें गुली डंडा है, बाथू है, सेंजी, मेथी, जो भी आपके खरपतवार हैं, बहुत छोटा बीज होने की वजह से जिन भी खरपतवारों का बारीक बीज होता है वो छण करके ऊपर आ जाता है और ऊपर की सतह में पड़ा रहता है, और जब उस फसल की बिजाई होती है तो वो ज्यादा मात्रा में जम करके आता है और उसके आगे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब देखिए, जैसे खरपतवार नियंत्रण मैंने बताया कि व्हीट और राइस में दोनों में ही अगर खेत समतल है, विशेष तौर पे जब आपका खेत समतल है, उसमें भी जब आप पाड़े काटें खेत के, कद्दू करें, ज्यादा पानी मत भरें। मान लो समतल भी है खेत, फिर भी ज्यादा पानी भरते हैं तो भी खरपतवार के जो बीज हैं ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इतना ही पानी भरें जिसमें आपकी जमीन ढक जाए, और उसमें जब आप कद्दू करें खेत में तो मिट्टी ऊपर से नीचे पलट जाए, यानी कि जो बीज अब मंडूसी, गुली डंडा या दूसरे खरपतवारों का बीज ऊपर पड़ा हुआ है वो नीचे चला जाए, यानी कि 1 इंच से अगर नीचे चला गया है तो इसका जमाव बहुत ही कम होगा। इसी तरह से आपका अब धान लेते हैं, आगे रोपाई करेंगे, उसमें भी यही स्थिति रहेगी, तो जो बीज नीचे चला जाता है उसका जमाव बहुत कम हो पाता है। इसके अलावा जो खेत ऊंचे नीचे होते हैं, जैसे आगे गेहूं की फसल भी लेंगे आप, या धान की फसल लेंगे, या डीएसआर लेते हैं आप, सीधी बिजाई करते हैं धान की, तो उसमें जो ऊंचे नीचे खेत होते हैं उनमें जमाव भी कम या ज्यादा रहता है। जैसे गेहूं की फसल होती है, जहां भी नीचे खेत होते हैं वहां नमी ज्यादा टाइम तक रहती है, वहां भी जमाव कम होता है, और जो ऊंचे पैचेज होते हैं, ऊंची रड़ियां होती हैं, वहां भी कम नमी होने की वजह से जमाव कम रह जाता है, और इसकी वजह से गेहूं अगर कम जमाव रह जाता है तो खरपतवारों को अधिक जमाव करने का मौका मिल जाता है, उनको सफेद मिल जाता है, जगह मिल जाती है जमने के लिए, और सूर्य का जो प्रकाश है वो भी उनको जमने में मदद करता है। और अगर गेहूं के पौधे खेत में नहीं है तो सूर्य का प्रकाश जब सीधा जमीन के ऊपर पड़ता है तो जो खरपतवार के बीज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, उनका जमाव भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर मुख्य फसल का जमाव कम है, और वो तब होगा जमाव जब खेत ऊंचे नीचे है, अगर मुख्य फसल का जमाव पूरा हो जाता है हमारा तो वो जल्दी जमीन को ढक लेता है, जैसे गेहूं की फसल में या डीएसआर में वो जल्दी जमीन को ढक लेता है, और ढकने की वजह से उसको रोशनी नहीं जा पाती है जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से वो कम मात्रा में जागृत हो पाता है। इसलिए जहां भी पौधों की संख्या खेत में पूरी रहती है वो खरपतवार भी कम जमा होता है और उनकी बढ़वार भी कम होती है, क्योंकि फसल के पौधे जल्दी बढ़ने के कारण उनको ढक लेते हैं और जमने में भी उनकी अवरुद्ध पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। देखिए, अब जो किसान भाई आगे धान की सीधी बिजाई करेंगे, उन खेतों में लेवलिंग करना बहुत ही जरूरी है। विशेष तौर पे जो धान की सीधी बिजाई है, ये आकलन आ रहा है, एनालिसिस आ रहा है, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, कि जहां भी ट्यूबवेल के पानी में भूमिगत जल में नमक की मात्रा अधिक है, धान की सीधी बिजाई वहीं पर ही कामयाब हो रही है। क्योंकि आप पंजाब में देखते हैं, पंजाब में जो एरिया धान की सीधी बिजाई के अंतर्गत आता है
उसमें से 65 से 70% एरिया मालवा और उसके आसपास के रीजन का होता है, क्योंकि उस एरिया में नमक की मात्रा पानी में अधिक रहती है। जहां भी पानी की गुणवत्ता मीठी होती है वहां खरपतवार की समस्या अधिक रहती है, और उस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई खेत में पानी भर के रखते हैं लगातार। लेकिन जहां भी नमक की मात्रा होती है, जैसे हरियाणा का ले लीजिए आप, कैथल और इससे आगे का एरिया ले लीजिए आप, उधर महेंद्रगढ़ तक चले जाइए, उधर सिरसा तक चले जाइए आप, जहां भी नमक की मात्रा ज्यादा होती है वहीं पर, जैसे कैथल का मैं एग्जांपल लेता हूं, वहां दोनों तरह के नमक है, घुलनशील भी अघुलनशील भी। वहां धान की सीधी बिजाई कामयाब होती है, क्योंकि जहां भी पानी के अंदर, भूमिगत जल के अंदर नमक की मात्रा विद्यमान रहती है, वो घास को भी कंट्रोल करती है, उसमें घास भी कम जमाव होता है। क्योंकि अगर फसल का जमाव कम होता है इन जमीनों में, समस्याग्रस्त जमीनों में जहां नमक की मात्रा अधिक होती है, तो जो खरपतवार हैं उनका भी कम जमाव होता है। यानी कि जहां भी नमक की मात्रा है वहां खरपतवार इशू नहीं है विशेष तौर पे। अगर आपने कई साल तक सीधी बिजाई ले ली जिस खेत में और बीज बन के गिर गया है, तो वहां खरपतवार की समस्या जरूर बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप पहले या दूसरे साल इन इलाकों में फसल लेते हैं तो खरपतवार इशू नहीं है। मैंने कैथल कृषि विज्ञान केंद्र पे 2 साल तक बिना खरपतवार नाशक दवाई के भी सीधी बिजाई ली है और कोई भी समस्या नहीं आई है। तो जहां भी विशेष तौर पे डीएसआर आपको लेनी, डायरेक्ट सीडी ड्राई लेनी है। अब आगे इसका एरिया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पानी की समस्या लगातार बढ़ती है, पानी की जो एक कमी है वो भी आने वाले एक समस्या हमारे सामने रहेगी। तो डीएसआर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो खेत की समतल करना ही है, और ये समय ऐसा होता है जब आप इस काम को कर सकते हैं। यानी कि इस टाइम पे सबसे जरूरी काम है ये मैं समझता हूं, बाकी दूसरे काम भी है, लेकिन खेत की लेवलिंग थोड़ी या अधिक जितनी भी जरूरत है खेत की लेवलिंग करें, और इससे क्या है कि जमाव भी अच्छा होगा आपका, खरपतवार नियंत्रण भी होगा आपका, और बढ़वार भी एक सार होकर के आएगी खेत में, और उसका रंग भी एक सार रहेगा, और खेत में पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी। धन्यवाद।